Okay, students, are you able to see the screen? Are you Yes, ma'am. okay? Okay, तो हमने लास्ट यहाँ तक पढ़ा था। आज हम शुरू करेंगे 299 पेज से। अब क्या हो रहा था, ताल्लुकदार्स को पोजीशन से तो हटा दिया था, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स आए थे और उन्होंने ताल्लुकदार्स की पोजीशंस को कम करना शुरू कर दिया था, मतलब उनका कंट्रोल कम करना शुरू कर दिया था। और इसी तरीके से पूरा जो उनका सोशल सामाजिक ऑर्डर था वो पूरी तरीके से टूट चुका था। ठीक है, अब इनकी जो लॉयल्टी थी इस चीज को लेकर के, यानी कि इनका जो इनका एक जो रिश्ता था पीजेंट्स को लेकर के, वो भी पूरी तरह से टूट चुका था। यानी कि वैसे तो हमने अभी तक यही पढ़ा था कि ताल्लुकदार जो थे वो पीजेंट लोगों को दबाया करते थे, उनसे एक्स्ट्रा पैसे वसूला करते थे और उनके ऊपर अपने इम्पोजिशन जो उनको रेवेन्यू कलेक्शन दिया गया था वो भी ज्यादा किया करते थे। लेकिन कुछ ताल्लुकदार जो थे ना वो अच्छे भी थे, और कुछ तो जो थे वो ऑपरेसर थे, और कुछ जो थे वो बहुत ही फादर फिगर की तरह देखे जाते थे, यानी कि पिता रूपी फिगर की तरह देखे जाते थे, जो बहुत अच्छे हुआ करते थे, उनकी मदद किया करते थे। अब क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो थे उनको डायरेक्टली बोल दिया गया था, जैसे कि पहले हमने पढ़ा है पिछली क्लास में, कि ब्रिटिशर्स ने ताल्लुकदार का रोल खत्म कर दिया था और वो चाह रहे थे कि हम डायरेक्ट किसानों के पास जाकर के उनसे इतना रेवेन्यू कलेक्ट करें और अपनी जो भी प्रक्रिया है वो पूरी करें। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स तो क्या समझते नहीं थे चीजों को, वो उन्होंने कह दिया कि आपको रेवेन्यू देना पड़ेगा तो देना पड़ेगा, उनका सिंपल ये था। और ये जो हुआ करते थे ना, कुछ ताल्लुकदार इतने अच्छे होते थे कि अगर तुम रेवेन्यू नहीं दे पा रहे हो, कुछ किसान लोग जैसे फसल अच्छी नहीं हुई, पैसे नहीं है, तो वो क्या करते थे, अपनी तरफ से दे देते थे, उनकी मदद कर देते थे कि भाई ठीक है, तुम्हारी खेती नहीं हुई इस बार अच्छे से, फसल नहीं हुई है, तो कोई बात नहीं, तुम्हारे हिस्से का हम दे देंगे, तुम अगली बार कर देना। इस तरह की चीजें भी हुआ करती थी। ताल्लुकदार जो थे वो अच्छे भी थे। और लेकिन ब्रिटिशर्स के अंडर जब लोग आ गए और ताल्लुकदारों का रोल हटा दिया, तो क्या हो रहा था, पीजेंट्स और दब रहे थे। वो ये नहीं समझते थे कि तुम्हारी फसल अच्छी हुई या नहीं हुई, जो रेवेन्यू उनको बोल दिया गया है, जो उनसे स्टेट ने मांगा है वो देना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो कलेक्ट करने का जो तरीका था, वो कलेक्शन का जो था वो भी वो पोस्टपोन नहीं करते थे। ठीक है, ना रिड्यूस करते थे, जो इम्पोज कर दिया है, जो बोल दिया है वो उनको देना होता था। तो इस तरह के समय में पीजेंट्स जो थे वो बहुत परेशान हो जाते थे, और उनको ये लगता था कि जैसे ताल्लुकदार जो है वो पहले तो क्या, पहले की जो फेस्टिविटीज होती थी उसमें भी किसान लोग जाकर के लोन ले लिया करते थे, या ताल्लुकदार उनको लोन दे देता था या सपोर्ट कर देता था, जो पहले चीज हो पाती थी। अब इस बार तो उसका रोल ही हटा दिया था ब्रिटिशर्स ने, तो वो किन के पास जाकर के मदद मांगे, ये चीजें हुआ करती थी। ठीक है, तो ताल्लुकदार पॉजिटिव उनके कुछ भले ही कम पॉइंट्स हैं लेकिन पॉजिटिव भी थे। ठीक है, तो नेगेटिव ही नहीं लिखना है। अगर कभी क्वेश्चन आता है इस तरह का, इनके बारे में आपको कोई शॉर्ट नोट लिखने का, आपका फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आ जाता है, तो आपको दोनों ही चीजें लिखनी होंगी। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे इस पैराग्राफ को, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। The disposition of talukdars meant the breakdown of an entire social order. The ties of loyalty and the patronage that had bound the peasant to the talukdar were disrupted. अब ये ताल्लुकदार की जब डिस्पोजिशन किया गया था, यानी इनको हक से जो हटाया गया था, उसके बाद में यहाँ पर उनका पूरा सामाजिक ऑर्डर जो है वो बिगड़ गया था। ठीक है, जिसको ये एलियन रोड भुला करते थे, हमने पहले भी पढ़ा है, जैसे वो चीज आ गई थी। द टाइज ऑफ द लॉयल्टी एंड द पेट्रोनेज, अब जो इनकी लॉयल्टी को लेकर के जो चीज थी और जो भक्ति थी इनकी पीजेंट्स और ताल्लुकदार के बीच में, वो एक तरीके से डिस्ट्रप्ट हो चुकी थी, पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। In pre-British times, the Talukdar were oppressor, but many of them also appear to be generous father figure. Pre-British times का मतलब है कि ब्रिटिशर से पहले तालुकदार ऑपरेसर की देखे जाते थे कई केसेस में, लेकिन कई जगहों पर वो जनरस फादर फिगर की तरह भी देखे जाते थे। They exacted a variety of dues from the peasant, but were often considerate in times of need. भले ही उनको देखा जाता था कि वो कई चीजें, अलग अलग तरह के चीजें वो मांगा करते थे पीजेंट से, लेकिन अक्सर उनको ये भी देखा जाता था कि वो उनकी जरूरत के समय मदद भी करते थे। Now, under the British, the peasant was directly exposed to over-assessment of revenue and inflexible methods of collection. अब ब्रिटिशर्स के अंडर क्या था, पीजेंट डायरेक्टली उसके ब्रिटिशर के कंट्रोल में थे, तो वहां पर ओवर असेसमेंट यानी कि उनकी जमीनों के ज्यादा भाव लगाना, रेवेन्यू को लेकर के ज्यादा भाव लगाना, और उनके जो इनफ्लेक्सिबल मेथड्स थे रेवेन्यू कलेक्शन को, उसको लेकर के भी वो लोग बहुत परेशान थे।
There was no longer any guarantee that in times of hardship or crop failure, the revenue demand of the state would be reduced or collection postponed. अब वहां पर कोई गारंटी नहीं थी कि जब कठिन समय आएगा या क्रॉप फेलियर हो जाएगा यानी फसल खराब हो जाएगी तो रेवेन्यू डिमांड जो स्टेट को देना है क्या वो कम होगा, नहीं हो पाएगा, और कलेक्शन जो है क्या वो आगे की तरफ बढ़ा दिया जाएगा, वो भी कोई गारंटी नहीं थी. Or that in times of festivities, the peasant would get loan and support that तालुकदार had earlier provided. और जब त्योहार वगैरह आएंगे तो क्या पीजेंट को जैसे पहले तालुकदार लोग लोन दे दिया करते थे, सपोर्ट कर दिया करते थे, क्या वो भी ये ब्रिटिशर्स देंगे? वो क्यों देंगे? वो उनका कोई धर्म ही नहीं, उनको त्योहारों से कोई मतलब ही नहीं होता था. पीजेंट और जो ये तालुकदार होते थे तो हिंदू ही थे या मतलब एक ही देश के थे, तो उनको पता था कि यहाँ पे क्या क्या त्योहार आते हैं. तो इस तरह की चीजों को लेकर के भी कई दिक्कतें पीजेंट्स को देखनी पड़ रही थी. अब एरियाज जो थे अवध के वो 1857 के दौरान वहां पे काफी इंटेंस और काफी लंबे समय तक ये फाइट जो है चल रही थी तालुकदार्स और पीजेंट्स की. ठीक है, कई सारे तालुकदार जो थे वो लॉयल थे नवाब जो था उनको लेकर के, और उन्होंने इसीलिए बेगम हजरत महल जो था उनको ज्वाइन कर लिया था, जो नवाब की वाइफ थी. ठीक है, लखनऊ में रह गई थी वो, क्योंकि नवाब को तो हटा दिया था ना लखनऊ से, वो भेज दिया था अपन ने जैसे पहले पढ़ा था पहली क्लास में. तो उनकी वाइफ जो रह गई थी बेगम हजरत. ठीक है, तो तालुकदार और पीजेंट्स उनकी मदद कर रहे थे लखनऊ के अंदर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ने में. कुछ जो है वो तब तक उनके साथ में रहे जब तक कि वो हार नहीं गई. ठीक है, मतलब वो तब तक रहे कि वो हार भी गई, क्योंकि मालूम था कि ये जीतना तो है नहीं, पॉसिबल नहीं था. फिर भी वो उनकी जगह छोड़ के नहीं गए क्योंकि वो इतने लॉयल थे अपने नवाब के प्रति. अब ग्रेवियंसेस जो हैं वो भी कैरीड आउट थे, मतलब पीजेंट्स लेकर के चल रहे थे, जो सिपाही लाइंस के अंदर काफी मेजोरिटी थी सिपाहीज के बीच में, जो रिक्रूट किए गए थे. कई सारे विलेजेस जो थे अवध के वहां से लिए गए थे सिपाहीज को. ठीक है, उन्होंने काफी अब क्या ये इसका ग्रेवियंसेस यानी जो इनके मन में दुख थे या एक तरीके से जो इनके मन में कुंठाएं थी वो इस तरह की थी कि उस जमाने के अंदर ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडियंस को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करते थे. जैसा आप सबको पता है कि वो दोनों को अपॉइंट करते थे, लेकिन इंडियंस को वो हायर पोस्ट पे अपॉइंट नहीं करते थे, और साथ ही साथ वो उनको अपने प्रिविलेजेस जो होते हैं, अब जैसे दो लोगों को हायर किया उन्होंने, एक ब्रिटिशर है, एक सिपाहीज है, सॉरी एक इंडियन है. तो जो ब्रिटिशर है उसको तो हर साल में प्रमोशन मिलेगा, उसको प्रिविलेजेस मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे उसकी नौकरी के, लेकिन इंडियन को बहुत मुश्किल होती थी कि वो प्रॉपरली उनको प्रमोशन नहीं मिलता था और उनको प्रिविलेजेस नहीं मिलते थे, उनको ज्यादा टाइम काम करवाया जाता था, उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था. तो सिपाहीज के साथ में भी यही हो रहा था कि अधिकतर अवध के जो गांव थे ना वहां से लोगों को हायर किया गया था सिपाही लाइन के अंदर, और उनको ये डिफिकल्टीज आती थी बहुत कि एक तो उनको कम पैसे पे किया करते थे, सैलरी कंपैरेटिवली टू दैट ब्रिटिशर दे गेट वेरी लो सैलरी, उनको बहुत कम सैलरी मिलती थी, भले ही वो दोनों सेम पोजीशन पे काम कर रहे हैं तो भी उनको लीव्स नहीं मिलती थी, छुट्टियां नहीं मिलती थी. तो इस तरह की चीजों से भी बहुत कुंठाएं थी इन लोगों के मन में. ठीक है, इसीलिए भी ये रिवॉल्ट के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे. अब दोनों पैराग्राफ मैंने आपको स्टोरी फॉर्म में समझा दिए, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ रही हूँ मैं. In areas like Awadh, where resistance during 1857 was intense and long-lasting, the fighting was carried out by talukdars and their peasants. अब जो areas थे अवध के वहां पर 1857 को लेकर के जो रिवॉल्ट चल रहा था वो काफी समय तक चला, और वहां पे फाइट्स जो थी वो तालुकदार और पीजेंट्स के साथ में उनके साथ में आगे बढ़ रही थी, यानी कि वो भी इसको आगे बढ़ा रहे थे लड़ाई को. Many of these talukdars were loyal to the Nawab of Awadh and they joined Begum Hazrat Mahal, the wife of Nawab, in Lucknow to fight the British. Some even remained with her in defeat. अब क्योंकि वहां के नवाब को हटा दिया गया था, तालुकदार और पीजेंट दोनों ही नवाब के काफी लॉयल थे, स्पेशली तालुकदार काफी लॉयल थे नवाब को लेकर के, इसीलिए उन्होंने उस लड़ाई को ज्वाइन कर लिया था जो वहां पर नवाब की बेगम रह गई थी, उनके साथ में वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे लखनऊ के अंदर. अवध, देन अवध के बाद में लखनऊ, बेसिकली लखनऊ के अंदर वो थी, तो उनके साथ में वो तब तक लड़ते रहे जब तक कि वो हार नहीं गई. The grievances of the peasants were carried over into the sepoy lines since a vast majority of the sepoys were recruited from the villages of Awadh.
अब ये जो ग्रेवियंसेस थे वो पीजेंट्स के मन में, पीजेंट्स के साथ में और भी थे, सिपॉय लाइन्स के अंदर भी थे, क्योंकि बहुत बड़ी मेजोरिटी जो थी सिपॉयज की वो अवध के गांव से ली गई थी। फॉर डेकेड्स द सिपॉयज हैड कंप्लेन ऑफ लो लेवल्स ऑफ पे एंड डिफिकल्टी ऑफ गेटिंग लीव। कई दशकों से सिपॉयज जो थे, सिपाही लोग जो हुआ करते थे, वो कंप्लेन करते थे कि हमें ब्रिटिशर्स के कंपैरेटिवली कम तनख्वाह देते हैं, हमें लीव्स नहीं मिलती हैं, छुट्टियां देने में बहुत दिक्कतें आती हैं। by the 1850s there were other reasons for their discontent, और 1850s तक आते आते उनके पास में दूसरे और कई कारण मिल गए थे कि वो पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं थे। ठीक है, अभी तक इन 3 पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे फिर। नो मैम, नो प्रॉब्लम। ओके, अब ये जो रिलेशनशिप था, मैम यस मैम फर्स्ट वाला पैराग्राफ आप फर्स्ट वाले पैराग्राफ के अंदर आपको कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया वो बताइए, बिकॉज इट इज वेरी हार्ड टू रिपीट द होल पैराग्राफ अगेन एंड अगेन बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। मैम प्लीज, देयर वाज नो लॉन्गर एनी गारंटी दैट इन टाइम्स ऑफ हार्डशिप। यहाँ पर बोला गया था कि कोई गारंटी नहीं थी। पहले के जमाने में ताल्लुकदारों को जब इनको रेवेन्यू कलेक्ट करके देना होता था ब्रिटिशर्स को, तो ताल्लुकदार छूट दे देते थे किसानों को कि भाई ठीक है, अगर आपका भी क्रॉप खराब हो गई है तो हम दोबारा से आपको इस बार माफ कर देते हैं, आप अगली बार दो डबल दे देना जब आपकी अच्छी फसल हो, या आपके त्योहार है और आपकी फसल भी खराब हो गई है, आपके पास में पैसे नहीं है तो हम आपको लोन दे देते हैं, इस तरह की मदद कर दिया करते थे। लेकिन ब्रिटिशर्स के अंदर इस तरह की चीज पॉसिबल नहीं थी क्योंकि वो इन चीजों को नहीं समझते थे। ओके मैम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो रिलेशनशिप था सिपॉयज का अपने सुपीरियर के साथ में, जो वाइट ऑफिसर्स थे, वो भी काफी, उसमें भी काफी बदलाव आए थे। 1857 के बाद में काफी चेंजेस आ गए थे। 1820 से व्हाइट ऑफिसर्स जो थे वो एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन किया करते थे सिपाहियों से। जो गोरे लोग थे, वो जो बड़े ऑफिसर्स हुआ करते थे ब्रिटिशर्स, वो एक अच्छे रिलेशन मेंटेन करते थे सिपाही के साथ में। वो कई बार उनकी जो आरामदायक एक्टिविटीज होती थी, यानी कि जो फ्री टाइम में एक्टिविटीज करते हैं ना, लेजर एक्टिविटीज उसकी कोई बोलते हैं, जब आपके पास में फ्री टाइम होता है और आप अपने पसंद का काम करते हो, तो उसमें वो उनके साथ में पार्टिसिपेट करते थे, रेसलिंग करते थे, या उनके साथ में काम करते थे, या उनके साथ में घूमने जाते थे। ठीक है, और कई जो थे गोरे लोग, वो अच्छे से हिंदुस्तानी लैंग्वेज भी बोल लिया करते थे, फ्लुएंटली बोलते थे, और उनके कस्टम और कल्चर को लेकर के भी काफी फेमिलियर थे। बाद में क्या हुआ, वो उनकी तरह ऐसे एक ऑफिसर्स जो थे वो एक डिसिप्लिनियर तरीके से काम करते थे, और वो एक फादर फिगर की तरह काम करते थे। गोरे लोग भी अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि सारे ही बुरे थे। 1857 के बाद में हालात बदले, नो डाउट, लेकिन उससे पहले हालात जो थे वो सही थे। ठीक है, कि कैसे एक जैसे घर का बड़ा होता है ना, कि पिताजी होते हैं जैसे घर के बड़े, वो सब लोगों को गाइड करते हैं, जैसे दादाजी होते हैं वो घर के लोगों को गाइड करते हैं कि आपको सुबह जल्दी उठना है, ये काम करना है, तरीके से चीजें होनी चाहिए, ये सारी चीजें जैसे वो करते हैं, वैसे ही गोरे लोग जो थे वो भी फादर फिगर की तरह काम करते थे अपने सिपाहियों के लिए। ठीक है, 1840 की शुरुआत में ही ये चेंज जो है आने लगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, 1815 के बाद में ही ये चेंजेस आने लगे काफी ज्यादा। हाँ, और वहां पर फिर शुरू हुआ सिपाहियों के बीच में रेशियल इन्फीरियर्स, यानी कि रेसिज्म होने लगा उनके बीच में, और उनको गलत तरीके से ट्रीट किया जाने लगा, उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज की जाने लगी, फिजिकल वायलेंस हुआ उनके साथ में, और बहुत सारी चीजें खराब हुई। और इसके कारण ही सिपाही जो लोग थे, सिपॉयज और ऑफिसर्स के बीच में दूरियां बढ़ती गई, और उनका जो ट्रस्ट था वो काय में बदल गया, सस्पिशन में बदल गया। ये जो एपिसोड था, ये कार्टरेजेस वाला जो एपिसोड था, उससे ये चीज और ज्यादा बढ़ गई थी। ठीक है, ये अपने आप में एक क्लासिक एग्जांपल है इस चीज का कि उनके बीच में कितनी दूरियां बढ़ गई। हालांकि वो चीज थी नहीं, और फिर भी वो इस तरीके से पोर्ट्रे की गई थी कि ये आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए काम किया गया। अब दोनों ही पैराग्राफ्स को लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। The relationship of the sepoys with their superiors, white officers, underwent a significant change in the years preceding the uprising of 1857. जो रिश्ता था सिपॉयज के बीच में अपने
सिपॉइज और सुपीरियर जो थे व्हाइट ऑफिसर्स उनके बीच में, इसमें बहुत अलग तरह के बदलाव आए 1857 के पास आते आते तक। जैसे 1857 का रिवॉल्ट इंक्रीज हुआ तब। In the 1820s, the white officers made it a point to maintain a friendly relations with the sepoys. 1820 के दौरान व्हाइट ऑफिसर्स एक पॉइंट रखते थे अपना कि वो फ्रेंडली व्यवहार रखते थे अपने सिपाहियों के साथ में। They would take part in their leisure activities, they wrestled with them, fenced with them, went out hawking with them. अब जब अपनी लेजर एक्टिविटीज होती थी तो वो उन लोगों के साथ में जाकर के घूमते थे और उनके साथ में फेंसिंग करते थे, यानी बॉर्डर पर फेंसिंग होती है वो करते थे, और हॉकिंग यानी कि हंट गेम जो है वो भी करते थे, ठीक है। हंटिंग का काम, सॉरी हंटिंग का जो काम होता है, मतलब एक्टिविटीज जो होती थी कि शिकार खेलने जाते थे, ये सब चीजें वो करा करते थे पहले। Many of them were fluent in Hindustani and were familiar with the customs and culture of the country. कई सारे लोग जो हैं वो फ्लुएंटली हिंदुस्तानी बोलते थे और उनके कस्टम और कल्चर से भी पूरी तरह, मतलब उस जिस देश हिंदुस्तान के कल्चर और कस्टम से भी पूरी तरह फेमिलियर थे कि यहाँ पे कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, क्या इन लोगों का रूल्स और रेगुलेशंस हैं, क्या कस्टम्स है, उससे भी वो पूरी तरह फेमिलियर थे। These officers were disciplinarian and father figure rolled into one. ये officers जो थे ये अपने आप में disciplinarian यानी कि disciplined व्यक्ति जो होता है वो, और father figure दोनों का ही रोल एक ही तरह से completely निभा लेते थे। In the 1840s, this began to change. 1840 से ये चीजें बदलने लगी. The officers developed a sense of superiority and started treating the sepoys as their racial inferiors, riding roughshod over their sensibility. अब क्या हो रहा था, पहले तो ये बहुत अच्छे से इनके साथ में व्यवहार करते थे, बाद में 1840s के बाद में इन्होंने बदलाव लाना शुरू करा। यही ऑफिसर्स अपने आप को सुपीरियर दिखाने लगे, उनके साथ में रेसिज्म करने लगे, डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, और एक तरीके से एक जो सेंस था कंप्लीटली, एक होता है ना कि आपको इंफीरियर फील करा दे कि तुम कहीं स्टैंड नहीं करते मेरे बिना, और उनकी जो सेंसिबिलिटी थी वो पूरी तरीके से उस चीज को हटा दिया था उन्होंने। और रोक शॉट का मतलब होता है वैसे तो हैविंग शूज विद नेल हेड्स प्रोजेक्टिंग टू प्रिवेंट स्लिपिंग। यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भाई लोगों को कंप्लीटली इग्नोर कर देना कि आपकी राइट्स और फीलिंग्स कोई मायने नहीं रखती, वी आर द सुपीरियर टू यू, ठीक है। इस तरीके की चीज यहाँ पे हो रही थी। अब्यूज एंड फिजिकल वायलेंस बिकेम कॉमन and thus the distance between sepoys and officers grew. 1840s के दौरान हो रहा है ये सब, ध्यान रखिएगा। 1840s के अंदर इन लोग गलत व्यवहार कर रहे हैं सिपॉइज के साथ में, और दूरियां बढ़ रही हैं, उनके साथ में अब्यूजिव लैंग्वेज का यूज हो रहा है, फिजिकल वायलेंस यानी हिंसा मारपीट भी उनके साथ में हो रही थी, और वो बहुत कॉमन हो गई थी चीज, और इसीलिए इनके बीच में दूरियां बढ़ने लगी। ट्रस्ट वॉज रिप्लेस्ड बाय द सस्पिशन। ट्रस्ट जो है वो अब, पहले जो ट्रस्ट ये लोग करा करते थे वो अब कैसे सस्पिशन यानी कि एक शक की उससे देखा जाता था। द एपिसोड ऑफ द ग्रीस कार्ट्रिजेस वाज अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ दिस। और ये सस्पिशन जो था ये और ज्यादा अच्छा इससे कब हुआ जो ग्रीस कार्ट्रिजेस वाला आपने पढ़ा है ऊपर, ये 1857 का जो रिवॉल्ट शुरू हुआ था, ये इसका एक बहुत ही क्लासिक एग्जाम्पल है। इस वजह से यहाँ दूरियां बढ़ गई थी। किसी को कोई दिक्कत इन दोनों पैराग्राफ्स के अंदर तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. अब ये भी इम्पोर्टेंट था, ये क्लोज लिंक्स जो थे इन दोनों के बीच में, सिपॉइज और रूरल वर्ल्ड के बीच में नॉर्थ इंडिया के, उसको भी ध्यान में रखेंगे। एक बहुत बड़ी मेजोरिटी के लोग जो थे वो बंगाल आर्मी के अंदर कहाँ से रिक्रूट किए गए थे, अवध के विलेजेस से रिक्रूट किए गए थे, या ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से रिक्रूट किए गए थे, जिनको हायर किया गया था, ठीक है। कई सारे लोग जो थे जिनको हायर किया था सिपॉइज की तरह, वो अपर कास्ट यानी ब्राह्मण्स थे। अवध जो है इनफैक्ट उसको बोला जाता है बंगाल आर्मी की नर्सरी, ठीक है, नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी, यानी बंगाल आर्मी की नर्सरी। नर्सरी आपको पता है ना, जहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जाते हैं, इस तरीके से कि भाई उस गुलाब की नर्सरी जो है वहां पे लग रही है, तो उस तरीके से यहाँ पे उसको मेटाफॉर्फिकल तरीके से बोला गया है, मेटामॉर्फिकल तरीके से, कि भाई ये बंगाल की आर्मी जो है नर्सरी है, उस अवध को बोला जा रहा है। यहाँ पे अधिकतर लोग जो है बंगाल आर्मी में यहीं से लिए गए थे, ठीक है। चेंजेस जो हैं सिपॉइज के अंदर वो आपको उनकी फैमिलीज के अंदर देखने को मिलेंगे। कई सारे खतरे जो हैं वो भी आपको समझ में आएंगे कि क्यों सिपॉय लाइंस के अंदर ये चीज क्विकली
ट्रांसमिट हो गई थी क्विकली, बहुत ज्यादा हो गई थी। पहले तो न्यू कार्ट्रिजेस आना, फिर इनके जो लीव्स को लेकर के इनके जो दिक्कतें थी उसको लेकर के, फिर उसके बाद में मिसबिहेवियर हो रहा था, रेशियल अब्यूज हो रहा था इनके साथ में, कई सारे वाइट ऑफिसर्स गलत तरीके से बात करते थे इनसे, विलेजेस के अंदर भी गलत चीजें हो रही थी। सिपाहीज और रूरल वर्ल्ड जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, क्योंकि कई सारे लोग जो हैं सिपाही गांवों से उठाए गए थे, तो उनका कनेक्शन था वहां पे, इसीलिए कॉमन लोग जो है वो भी उनके साथ में आ गए थे, तालुकदार, पीजेंट्स, ये सब इसीलिए इनके साथ में आ गए थे। ठीक है, और इसीलिए ये जो एक चीज थी पूरी तरीके से विलेजेस के अंदर फैल चुकी थी कि कैसे फैल गई थी कि भाई हमारे लोगों के साथ में ये इस तरह का व्यवहार करते हैं, सिपाही लाइन के अंदर सिपाही जो हमारे घर से गए हुए हैं उनके साथ में भी गलत व्यवहार हो रहा है, और ये कोशिश कर रहे हैं हमें क्रिश्चियनिटी में बदलने की। इस तरह की चीजें भी बहुत ही स्विफ्टली फैल रही थी वहां पे। ठीक है, अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ते हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर दैट क्लोज लिंक्स एग्जिस्टेड बिटवीन द सेपॉयज एंड द रूरल वर्ल्ड ऑफ नॉर्थ इंडिया। ये हमें याद रखना होगा कि बहुत अच्छा लिंक था सिपाही और रूरल वर्ल्ड के बीच में, नॉर्थ इंडिया के अंदर गांव के बीच में। द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ द सिपाहीज ऑफ द बंगाल आर्मी वर रिक्रूटेड फ्रॉम द विलेजेस ऑफ अवध एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। एक बहुत बड़ी मात्रा में सिपाहियों को भर्ती किया गया था बंगाल आर्मी के अंदर। कहाँ से लिया गया था? अवध के गांव और वेस्ट ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से। Many of them were Brahmins or from the upper caste। कई सारे लोग उनमें से जो सिपाही के तौर पर भर्ती किए गए थे वो ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के थे। अवध was in fact called the nursery of the Bengal army। अवध इनफैक्ट उसको अवध को बोला जाता था कि ये बंगाल आर्मी की नर्सरी है। The changes that the families of sepoys saw around them and the threats they perceived were quickly transmitted to the sepoy lines। जो बदलाव आ रहे थे उनके फैमिलीज के अंदर, जो सिपाहीज की फैमिलीज के अंदर थी, उस आप उसको आसानी से देख सकते हैं। और जो खतरे उन लोगों को क्विकली समझ आ रहे थे सिपाही लाइंस के, वो भी इसी वजह से थे क्योंकि सिपाही लोग जो है गांव की फैमिलीज से थे। In turn, the fears of the sepoys about the new cartridges, their grievances about leave, their groans about the increasing misbehavior and the racial abuse on the part of their white officers were communicated back to the villages। अब उनकी जो दिक्कतें आ रही थी नई कार्ट्रिजेस वाली, और जो उनके छुट्टियों को लेकर के दिक्कतें थी, और उनके साथ में मिसबिहेवियर जो हो रहा था उसको लेकर के जो उनके मन में एक भावना थी, और जो उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था वो वाइट ऑफिसर्स के द्वारा, ये जल्दी जल्दी चीजें जो हैं विलेजेस के अंदर फैलने लगी ये बातें। This link between the sepoys and the rural world had important implications in the course of uprising। ये एक बहुत बड़ी कड़ी है सेपॉय और रूरल वर्ल्ड के बीच में, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट जो है बहुत ज्यादा आगे तक फैला। When the sepoys defied their superior officers and took up arms, they were joined very swiftly by their brethren in their villages। जब सिपाहीज ने पूरी तरीके से सुपीरियर ऑफिसर्स को खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया और उन्होंने हथियार उठा लिए, तो ये चीज जो है उनके द्वारा जो विलेजेस के अंदर जो भी ब्रेथरन लोग थे, ठीक है, उनके द्वारा भी ज्वाइन कर ली गई। वैसे तो ब्रेथरन लोगों का मतलब होता है क्रिश्चियंस, लेकिन यहाँ पर ये यूज किया गया है उन लोगों के लिए जो सेपॉइज के जुड़े हुए रिश्तेदार थे, जो लोग थे जिनसे कोई ये जानते थे गाँव में, उनके लिए। एवरीवेयर पीसन poured into towns and joined the soldiers। हर जगह किसान लोग जो हैं वो शहरों में घुस रहे थे और सोल्जर्स को ज्वाइन कर रहे थे। एंड द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ द टाउन्स इन कलेक्टिव एक्ट्स ऑफ द रिबेलियन। और जो आम जनता थी वो भी टाउन्स के अंदर इकट्ठा हो रही थी और इस रिबेलियन को ज्वाइन कर रही थी। इन पैराग्राफ्स के अंदर किसी को कोई दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am. No problem. ओके, अब है व्हाट द रेबल्स वांटेड। अब ये चाहते क्या थे? ब्रिटिश जो है उन्होंने क्या किया, अपने रिकॉर्ड्स जो है वो अच्छे से करे, ट्रायल्स और ट्रिब्यूलेशंस जो भी अपने हीरोइज्म के थे, यानी उन्होंने जो भी बहादुरी का काम किया उनके अनुसार उन्होंने सब रिकॉर्ड करे। और उन्होंने रेबल्स को पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया था और उनको बोला था कि ये तो अनग्रेटफुल लोग हैं और बार्बरिक पीपल हैं, यानी कि
खराब लोग हैं, और वो क्या कोशिश करते थे, रेबल्स की जो भी चीजें हैं उनको रिप्रेस करने की, एक तरीके से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करते थे। कुछ ही रेबल्स जो पढ़े लिखे थे वो अपना वर्जन जो है इवेंट्स का वो रिकॉर्ड कर पाए, उनको मौका मिला कि वो अपनी इस चीज को रिकॉर्ड कर पाए। और बाकी जो सिपॉइज थे या आम जनता थी वो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, लिटरेट थे नहीं। बहुत कम प्रोक्लेमेशंस और इश्तेहार जो थे वो इशू किए गए रेबल लीडर्स के द्वारा, जो कोशिश कर रहे थे अपने आइडियाज को प्रोपगेट करने की, ठीक है, कि लोगों को बताने की, परसुएट करने की, उनको मनाने की, भाई कि तुम ये रिवॉल्ट ज्वाइन करो, क्योंकि हमारे पास में ज्यादा लाइन नहीं है बताने के लिए इस चीज को, लाइट ज्यादा हम नहीं इस पॉइंट्स पर डाल सकते रेबल्स क्या चाहते थे। बहुत कम चीजें हमारे पास में है, यानी कि सबूत हमारे पास में बहुत कम है जिन पर हम बेस्ड अपना ये पूरा 1857 की चीज को समझ सकते हैं, ठीक है। और हम अधिकतर ब्रिटिशर्स ने जो लिखा है उसी चीज पर डिपेंडेंट है, हमारे पास में ज्यादा सबूत नहीं है इस चीज के, क्योंकि लिखा ही नहीं था उस समय में इतना इन लोगों ने, ठीक है। कई सारे सोर्सेस ये भी रिवील करते हैं कि ऑफिशियल्स जो बहुत कम चाहते थे कि रिबल्स जो चीज चाह रहे हैं उन्होंने बहुत कम लिखा है इस चीज के बारे में, बेसिकली यही बोला गया है इस चीज में। ये पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। As victors, the British recorded their own trials and tribulations as well as their heroism. अब ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड करे हैं अपने ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशंस और अपने हीरोइज्म के बारे में चीजें भी लिखी हैं। They dismissed the rebels as a bunch of ungrateful and barbaric people. और उन्होंने डिसमिस पूरी तरीके से हटा दिया था रेबल्स को कि ये क्या है, एक ऐसे लोग हैं जो किसी भी चीज को लेके ग्रेटफुल नहीं है और खराब लोग हैं। The repression of the rebels also meant silencing of their voice. अब ये जो दबा रहे थे रेबल्स को, इसका सिर्फ एक मतलब था कि ये उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे थे। Few rebels had the opportunity of recording their version of events. कुछ ही रेबल्स के पास में ये मौका था कि वो अपनी स्टोरी को रिकॉर्ड कर पाए ऐसे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाए, यानी कि लिख पाए, अपनी चीजों को प्रॉपर्ली अपने रिकॉर्ड्स इकट्ठे कर पाए। Moreover, most of them were sepoys and ordinary people who were not illiterate. और अधिकतर उनमें से लोग जो थे वो ज्यादातर क्या तो सिपाही थे या आम जनता थी जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। Thus, other than a few proclamations and ishtihars issued by rebel leaders to propagate their ideas and persuade people to join the revolt, we do not have much that throws light on the perspective of the rebels. इस लाइन को अच्छे से मार्क कर लीजिए कि कुछ प्रोक्लेमेशंस और कुछ इश्तेहार जो हैं जो इशू किए गए थे रेबल लीडर्स के द्वारा, जो अपने आइडियाज को प्रोपगेट करने की कोशिश कर रहे थे, फैलाने की कोशिश कर रहे थे और लोगों को उत्साहित करने की कोशिश कर रहे थे कि भैया आप रिवोल्ट ज्वाइन करो, उस पर हम बहुत कम रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत कम चीजें हैं जिससे हम ये बता सकें कि रेबल्स प्रॉपरली कर क्या रहे थे। Attempts to reconstruct what happened in 1857 are thus heavily and inevitably dependent on what the British wrote. और जो ये हमारी कोशिशें हैं इस चीज को समझने की कि भाई क्या वो चाह रहे थे, जो रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश, हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने का जो हमारा पूरा जरिया है वो सिर्फ इतना ही है। 1857 के अंदर जो भी चीजें ब्रिटिशर्स ने लिखी हैं उसी पर बेस्ड है हमारी सारी सोच, जो भी हमने कोशिश करी है इसको समझने की, हिस्ट्री को दोबारा से बनाने की। While these sources reveals the minds of officials, they tell us very little about what rebels wanted. इसीलिए हमारे पास में सोर्सेज जो है बहुत कम है, जो ऑफिशियल्स ने अपने दिमाग से लिखी हैं चीजें वही हमारे पास में एक छोटी सी चीज है जिससे हम बता सकते हैं कि रेबल्स क्या चाहते थे। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया बच्चों? मैम यस मैम ये जो पैरा में लाइन है ना मैम, रिबेल्स लीडर्स टू प्रोपगेट, मैम यहाँ से मैम रिबेल्स तक मैम पर्सपेक्टिव्स ऑफ द रिबेल्स, मैम यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आया। रिप्रेशन जो उनको दबाया जा रहा था, ये वाली लाइन ना, repression of the rebels also meant silencing of their voice. हाँ मैम इससे ऊपर, अच्छा ये ऊपर वाली dismissed their rebels हाँ once मैम as the grateful barbaric यस मैम। people. देखो ये इनको कोशिश कर रहे थे दबाने की, ठीक है, और उनका मेन मोटो ये था कि इनको दबा दिया जाए, इनकी बात को दबा दिया जाए। ये जो कहना चाह रहे हैं कि हमने इनके साथ में गलत व्यवहार किया है और हम इनके साथ में एक तरीके से क्रूअल हो रहे हैं बहुत ज्यादा, वो चीजों को दबाने की। और वो सिंपली ये दिखा रहे थे कि रेबल्स जो है हम तो इन पर अच्छा सा रूल कर रहे थे, लेकिन ये लोग जो जबरदस्ती विरोध कर रहे हैं हमारा, इनका कोई मतलब ही नहीं है, ये सिर्फ गलत एक्ट्स कर रहे हैं, वायलेंट तरीके से अनसोफिस्टिकेटेड काम कर रहे हैं
और ऐसे लोग हैं जिनको कोई बिल्कुल भी वो नहीं है, एक होता है ना कृतज्ञता नहीं है, एक धन्यवाद जैसे अदा करते हैं अपन कि हम आपके बहुत आभारी हैं, इनको तो आभार व्यक्त करना चाहिए, वो ये नहीं कर रहे हैं। ये काम था बेसिकली। ठीक है, बाकी आपकी ओके प्रॉब्लम मैम। जो है मैं कल की क्लास में सॉर्ट आउट करती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा टाइम ओवर हो चुका है। हैव अ नाइस ओके मैम। डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।